हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केशव दास जी को और उनके बारे में कुछ जाना था कि वो उनकी क्या क्या उनकी व्यक्तिगत बातें जो हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। एक तरीके से केशव दास का परिचय हमने लिया था। आज हम करेंगे केशव दास की काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले आती है भाव पक्षीय विशेषताएं। तो भाव पक्षीय विशेषताओं में सबसे पहले हम करेंगे भाव व्यंजन। तो किसी भी सरस काव्य के लिए भाव व्यंजना जो है वो अनिवार्य है और भाव व्यंजना के लिए कवि का सहृदय होना आवश्यक है। और जबकि अनेक जो आलोचक हैं वो केशव दास को हृदयहीन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उनके काव्य में अनेक ऐसे स्थल मिल जाते हैं जो उन्हें पर सरस और सहृदय कवि सिद्ध करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सहृदय नहीं है। केशव दास की जो रामचंद्रिका है उसमें विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम को लेने के लिए आते हैं। उस समय के स्थल पर दशरथ जी की विवशता देखने योग्य है। दशरथ के लिए राज सिंहासन में बैठना भी कठिन हो जाता है। इसी तरह के एक और चित्रण है जिसमें सीता हरण के पश्चात राम का जो विलाप है वो केशव दास ने अंकित किया है और वह भी विरही मानव मन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। जब रावण मेघनाद के कटे हुए सिर को देखता है तो स्वयं को अत्यधिक असहाय अनुभव करता है। और इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो रामचंद्रिका में देखने को मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि केशव दास में भाव व्यंजना बहुत अच्छी की हुई है और उन्होंने भाव व्यंजना के लिए जो आवश्यक तत्व है सहृदय होना वो उनमें है। और उनके लिए जो कहा जाता है कि वो हृदयहीन कवि है, तो ऐसा नहीं है कि वो हृदयहीन कवि है। नेक्स्ट आता है आपका रस निरूपण। केशव दास मुख्यतः अलंकारवादी हैं और अलंकारों के प्रयोग में उनका विश्वास अधिक था, इसलिए रस निरूपण में वे अधिक सफल नहीं रहे हैं। उनके काव्य का रस पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर रह गया है। केशव दास ने श्रृंगार, वीर, करुण और शांत रसों का बहुत अधिक प्रयोग किया है और इसके अलावा भी अनेक रस भी यत्र तत्र दृष्टिगोचर हो जाते हैं, परंतु उपयुक्त रसों में ही उनका जो मन है वो रमा है। इनमें से भी श्रृंगार रस कवि को अधिक प्रिय है, यानी वो श्रृंगार रस से ज़्यादा प्रभावित हैं और उन्हीं से संबंधित रचनाएं उनके काव्य में मिलती हैं। तो श्रृंगार रस ही कवि को अधिक प्रिय है। कृष्ण के अनन्य प्रेम में मग्न उनकी शुद्ध बुद्ध खोई राधा के वर्णन में उनका श्रृंगार रस दिखते ही बनता है। वीरस भी कवि को प्रिय है और रामचंद्रिका में ऐसे अनेक ओतप्रोत प्रसंग जो है वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि शत्रुघ्न और लव के बीच का जो युद्ध का चित्रण उन्होंने किया है वो वीरस का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने कारुणिक प्रसंगों को भी अपने वर्णन में स्थान दिया है और जब लव जो है मूर्छावस्था में आ जाते हैं तो उसका समाचार पाकर सीता जो है बहुत व्याकुल हो जाती हैं और से अचेत हो जाती है। ये कारुणिक प्रसंग है और उसकी अवस्था को ही कवि ने बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है और इस प्रकार से श्रृंगार, करुणा और वीर रस के विविध दृश्य केशव ने अंकित किए हैं। केशव कृत विज्ञान गीता में शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा है कि उन्होंने बहुत सारे रसों का अपनी ये रचनाओं में स्थान दिया है, लेकिन फिर भी वो अलंकारवादी कवि ज़्यादा माने जाते हैं रसवादी के बजाय। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति चित्रण। तो केशव दास ने काव्य और प्रकृति के मध्य अटूट संबंध माना है। यहाँ तक कि प्रकृति चित्रण के लिए केशव ने कहीं कहीं बलात् भी अवसर बना लिए हैं और केशव ने प्रकृति चित्रण में परंपरागत सभी विधियों को अपनाया है, जिसमें आलंबन, उद्दीपन, अलंकारिक, बिंब, प्रतिबिंब और परिगणनात्मक सभी तरह की जो परिस्थितियां हैं, जो वर्णन है, उनका उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे कि सीता से वियुक्त होने पर राम को चंद्रमा भी सूर्य के समान दाहक प्रतीत होता, तो और चंदन आदि की शीतल लेप भी उन्हें आग की तरह जलाते हैं। तो इस तरह की जो उनकी रचनाएं, उनकी जो वर्णन है वो दिखाते हैं कि उन्होंने प्रकृति का चित्रण बहुत ही अच्छी तरीके से किया है और प्रकृति के सभी वर्णनों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। और अब अगला आता है काव्य संवाद सौष्ठव। केशव दास की रामचंद्रिका जो है वो नाटकीय तत्वों से अनुप्राणित है और केशव दास जो कि एक दरबारी कवि थे और उन्होंने दरबार की संवाद पटुता को बहुत निकट से देखा था, अति स्वाभाविक ही था कि वे अपने काव्य में संवादों को प्रमुख स्थान देते।
रामचंद्रिका का कथानक वस्तुतः संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है और संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन हुआ है। और केशव दास के संवादों में भावानुकूलता, वाग वैदग्ध्य, वाक्पटुता और व्यंग्यात्मकता देखने को मिलती है। साथ ही उसमें राजनीति के जो दाव पेच हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार केशव का काव्य भाव पक्षीय विशेषताओं की दृष्टि से बहुत उच्च है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा और भी इनकी भाव पक्षीय विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत उन्होंने अपने जितनी जानकारी है, जितना उनका ज्ञान है, उसे दिखाने की कोशिश की है, उसे बताने की कोशिश की है और इसी के अंतर्गत उनका जो पांडित्य प्रदर्शन है वो दिखाई देता है। और केशव जो है अपने हृदय में आचार्य पद के लिए तीव्र लालसा पाले हुए और इसीलिए वे अपने काव्य में पांडित्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि वो कितना जानते हैं, वो आचार्य के लिए, आचार्य पद के लिए कितने लायक हैं, कितनी उनकी जानकारी है। और उन्होंने आचार्य पद को पाने के लिए रामचंद्रिका में छंदों का मेला सा लगा दिया और इसीलिए डॉक्टर बर्थवाल ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा है। रामचंद्रिका की रचना करते समय उनके सामने राम कथा का गुणगान ही मुख्य कार्य न था। मुख्य कार्य था अलंकारों और छंदों की विविधता का प्रदर्शन कर अपना आचार्यत्व ग्रहण करना। यानी कि मुख्य रूप से उनका जो उद्देश्य था वो अपने ज्ञान को दिखाना था, अपने पांडित्य को दर्शाना था। और पांडित्य प्रदर्शन की इस प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर ने लिखा है कि पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा और श्रृंगार के नंगे दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव की को काव्योचित कल्पना, सहृदय और मार्मिकता से काम लेने नहीं दिया। इसके बाद आता है दरबारी कवि। तो केशव जो है एक दरबारी कवि थे। दरबार के अन्य विद्वानों के समक्ष अपना उच्च पद बनाए रखने की दृष्टि से उन्होंने चमत्कार से काम लिया और अलंकारों की भरमार, छंदों की जो विविधता है और पांडित्य जो है उनका, पांडित्य के प्रदर्शन के कारण उनकी कविता केवल विद्वानों की वस्तु बन गई है। यानी कि जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, सिर्फ वो ही केशव की जो रचनाएं हैं उनको उनका रस ले सकते हैं। वो जनसाधारण से दूर हो गई हैं, उनके लिए वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो गई हैं। लेकिन केशव का कार्य जो काव्य है वो प्रत्येक स्थान पर क्लिष्ट नहीं है। केशव एक कवि थे और आचार्य भी। अपने काव्य में जब तक आचार्यत्व प्रदर्शन की दृष्टि बनाए रखी तब तक उनका काव्य क्लिष्ट और दुरूह बना रहा। लेकिन जब उन्होंने जिस स्थल पर भी उन्होंने आचार्यत्व के विचार को भुलाया, उनका कवि हृदय जो है वो ऊपर आ गया। ऐसे अनेक स्थलों का उन्होंने सरल और सरस वर्णन करके अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। तो ये थी इनकी भाव पक्ष विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इनकी कला पक्ष विशेषताओं के अंतर्गत। तो सबसे पहले आती है इनकी संस्कृतनिष्ठ भाषा। ऐसा कहा जाता है कि ये कहते इनको इन्होंने खुद ही कहा है कि इनके घर के जो नौकर थे या जो कार्य करने वाले लोग थे वो भी संस्कृत में बात करते थे। इसीलिए इनका कहने का मतलब ये था कि जब निम्न वर्ग के लोग भी इनके घर के संस्कृत बोलते हैं तो उच्च वर्ग के जो मालिक लोग हैं वो तो संस्कृत में पंडित होना स्वाभाविक ही है। तो भाषा पर केशव जी का असाधारण अधिकार था। उन्होंने प्रसंगों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा में विषय के अनुरूप प्रसाद, मौर्य और औज गुण विद्यमान है। ओजस्विता, लाक्षणिकता, प्रभाव उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। केशव की भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन उसमें बुंदेलखंडी जो बोली है उसका पुट दिखाई देता है। इसलिए अधिकांश आलोचकों ने उनकी भाषा को बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा कहना अधिक उचित समझा है। केशव दास ने पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार दिखाने के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है और यथातथ अरबी फारसी के शब्द और मुहावरों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। यद्यपि उनकी भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से उसमें अनेक दोष भी विद्यमान है और कवि ने अपने शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ा और मरोड़ा भी है। तो समग्र रूप से कहा जा सकता है कि उनकी जो भाषा है वो प्रभावशाली है और प्रभावपूर्ण भी है। नेक्स्ट आता है शैली।
शैली की दृष्टि से उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है। जैसे कि रामचंद्रिका जो उनकी रचना है वो प्रबंध शैली में लिखी गई है, और जबकि कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो है वो मुक्तक शैली में लिखी गई है। अब अगला आता है अलंकार प्रियता। केशव का दृष्टिकोण था भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। उनका कहने का मतलब था कि अलंकार के बिना जो है कविता और नारी दोनों का सौंदर्य जो है फीका पड़ जाता है। अपने काव्य में केशव ने अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग किया कि उन्हें अलंकारवादी कहा जाता है। उनके काव्य में रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, संदेह और अनुप्रास सभी तरह के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं छंदों के बारे में। तो इन्होंने विविध छंदों का प्रयोग किया है, और हिंदी के किसी अन्य कवि ने इतने छंदों का प्रयोग नहीं किया जितना केशव ने किया। हिंदी साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध सभी छंद रामचंद्रिका में प्राप्त हो जाते हैं। और केशव ने रामचंद्रिका में लगभग 82 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें से 24 मात्रिक और 58 जो है वर्णिक छंद है। इसीलिए डॉक्टर बर्थवाल ने रामचंद्रिका को छंदों का जाप घर कहा है। तो केशव को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि किस भाव को व्यक्त करने के लिए कौन सा छंद उपयुक्त होगा। यश वर्णन के लिए उन्होंने कवित्व और समय का प्रयोग किया, जबकि वीर रस का वर्णन छपई नहीं किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से केशव का काव्य जो है वो उत्कृष्ट है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।